Let's go. 1091 चंद्रमा महारानी का झटका। रेड थॉर्न की स्थिति की जांच करने के बाद लिन युआन ने तुरंत स्पिरिट माउथड पेनी की जांच नहीं की। इसके बजाय वह पराग के दूसरे बैच को इकट्ठा करने के लिए पॉजे स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स में गया। ग्रे और विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप खेल रहे थे और उन्होंने लिन युआन पर कुछ पराग बिखेरते हुए उसे पार कर लिया। लिन युआन ने जल्दी से बॉक्स बंद किया और खुद को झाड़ा। पॉजे स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग बहुत कम था और लिन युआन दुर्भाग्य से पीड़ित हुए बिना इसे सूंघ नहीं सकता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसने खुद को साफ किया है या नहीं। पराग इकट्ठा करने के बाद लिन युआन स्पिरिट माउथ पेनी के पास चला गया। उसने देखा कि आधे घंटे के बाद भी फूल थोड़े ही मुड़े थे। लिन युआन ने स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को कुचल दिया और स्पिरिट क्यूई को स्पिरिट माउथ पेनी की ओर निर्देशित किया। जल्द ही शुद्ध आत्मा क्यूई ने स्पिरिट माउथ पेनी को फूल की कली में बदलने में सक्षम बना दिया। स्पिरिट माउथ पेनी के 5 फूलों को फूलों की कलियों में बदलने के बाद स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल से अभी भी लगभग 90% स्पिरिट क्यूई बची हुई थी। लिन युआन ने शेष 9 फूलों पर शेष स्पिरिट क्यूई का उपयोग नहीं किया। उसने पहले अपने गुरु को फूलों में से एक देने की योजना बनाई, ये देखने के लिए कि क्या इससे चंद्रमा महारानी को मदद मिलेगी। स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल की कमी को कम करने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने के लिए शेष 9 फूलों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा लिन युआन स्पिरिट माउथड पेनी का पालन पोषण करने का प्रयास करना चाहता था। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध स्पिरिट क्यूई स्पिरिट माउथड पेनी के माध्यम से एक अनमोल संसाधन बन सकता है। लिन युआन ने पहले ही सोच लिया था कि वह इस संसाधन का उपयोग कैसे कर सकता है। भले ही वह इस तरह के संसाधन का व्यापार कर सकता था, उसने केवल चंद्रमा महारानी को इसकी आपूर्ति करने की योजना बनाई थी ताकि वह इससे अन्य प्रकार के मूल्य का उत्पादन कर सके और कक्षा 5 निर्माण मास्टर के रूप में अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सके। लिन युआन ने स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल से शेष 90% स्पिरिट क्यूई को बर्बाद नहीं किया क्योंकि उन्होंने इसका उपयोग वैंडी से कांस्य एक्स लीजेंड के लिए प्राप्त सांप प्रजाति के अवशेषों को विकसित करने के लिए किया था। वैंडी इन सांप प्रजाति के जानवरों को अपने सांप के बालों में बदलने के लिए स्नैक फ्रंटियर प्लेग्राउंड का उपयोग करने में सक्षम होगी और सांप प्रजाति के जानवरों में जहर तेजी से वैंडी की शक्ति को बढ़ा देगा। अचानक लिन युआन को याद आया कि उसने जोंग जेड के लिए कोई उपहार तैयार नहीं किया था। उसने विभिन्न प्रकार के मौलिक मोतियों को देखा जिन्हें उसे अभी व्यवस्थित करना था और उन्हें देखना शुरू कर दिया। कुछ क्लाउड ड्रीम लेक और डिफाइंड लाइफ स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को एक तरफ धकेलने के बाद उन्होंने एक अग्नि प्रकार हेवनली मैडन स्लीप मोती देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पास एक और भी है। लिन युआन ने बाकी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की खोज की, लेकिन कुछ ओवर द रेल कोरल मोती खोजने के अलावा कोई और स्वर्गीय मैडन स्लीप मोती नहीं थे। एक पल के लिए विचार करने के बाद लिन युआन ने जोंगजी को उपहार के रूप में हेवनली मैडन स्लीप मोती देने का फैसला किया। जोंगजी को निश्चित रूप से अग्नि प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती के लिए उपयोग मिलेगा। हालांकि लिन युआन को यकीन था कि जोंगजी अपने दुश्मनों को हेवनली मैडन स्लीप मोती को अवशोषित करने की अनुमति देने में सक्षम नहीं होगा। हेवनली मैडन स्लीप मोती इतना दुर्लभ था कि लिन युआन को केवल 2 ही मिले थे और दोनों ही अग्नि प्रकार के थे। वैसे लिन युआन ने इतनी कीमती चीज़ को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देने की योजना नहीं बनाई थी। उसने महसूस किया कि अपने दोस्तों को उपहार के रूप में हेवनली मैडन स्लीप देना सबसे अच्छा होगा। लिन युआन ने अग्नि प्रकार के हेवनली मैडन स्लीप मोती को एक ब्रोकेड थैली में रखा। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को छोड़ने से पहले उन्होंने स्पिरिट माउथ पेनी, जो फूलों की कलियों में बदल गई थी, और पोसेस स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग का बॉक्स उठाया। एक बार जब वह प्रजनन कक्ष में वापस आया तो लिन युआन तुरंत चला गया। उनका प्रजनन कक्ष रेडियंट मून पैलेस के आंतरिक महल के पीछे स्थित था, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा महारानी का प्रजनन कक्ष था। इस प्रकार जैसे ही उसने प्रजनन कक्ष के दरवाजे खोले, उसने देखा कि चंद्रमा महारानी उसका इंतजार करते हुए चाय पी रही थी। मिस्टिक मून और कोल्ड मून ठीक उसके पीछे थे और लिन युआन को आश्चर्य से देख रहे थे। लिन युआन ने जो कहा था उसे वे अभी भी पूरी तरह से पचा नहीं पाए थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि लिन युआन के पास आत्मा क्यूई उत्पन्न करने का एक तरीका था जो कि सम्राट मेलोडियस स्पिरिट जेडाइट के अंदर की तुलना में भी अधिक शुद्ध था। यहाँ तक कि मून महारानी द्वारा गढ़ी गई स्पिरिट क्यूई सम्राट मेलोडियस स्पिरिट जेडाइट के अंदर की स्पिरिट क्यूई से थोड़ी कम शुद्ध थी। मून एम्प्रेस कक्षा 5 की क्रिएशन मास्टर थी, लेकिन वह केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई थी क्योंकि कोई उच्च रैंक नहीं बनाई गई थी। द मून एम्प्रेस, बैम्बू मोनाक और शेफ सुप्रीम सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं थीं। चंद्रमा महारानी शुद्ध आत्मा क्यूई गढ़ने में सबसे मजबूत थी और बांस सम्राट उससे थोड़ा कमजोर था। हालांकि बांस सम्राट वाद्ययंत्र बनाने में सबसे मजबूत थे। यदि लिन युआन चंद्रमा महारानी की तुलना में शुद्ध आत्मा क्यूई का उत्पादन कर सकता है तो वह रेडियंस फेडरेशन में सबसे मजबूत होगा। लिन युआन मुस्कुराते हुए चंद्रमा महारानी के पास गया और उसके सामने स्पिरिट माउथ पेनी फूल की कलियां रख दीं।
मास्टर, आप स्पिरिट माउथड पेनी में स्पिरिट जी की एकाग्रता के बारे में क्या सोचते हैं? चंद्रमा की महारानी ने लिन युआन की उज्ज्वल मुस्कान को देखा और उसे लगा जैसे यह उसे गर्मजोशी और संतुष्टि का संचार कर रही है। अध्याय 1092 चंद्रमा महारानी की अगली आशा। रेडिएंट मून पैलेस के भीतरी महल में एकमात्र ध्वनि कमल के पत्तों की सरसराहट थी। मून महारानी ने महसूस किया कि लिन युआन एक बच्चे की तरह लग रहा था जो खुशी से अपने माता पिता को अपना खजाना सौंप रहा था। एक पल के ठहराव के बाद मून महारानी मदद नहीं कर सकी लेकिन एक मुस्कुराहट प्रकट की जो लिन युआन से मेल खाती थी। जब उसने लिन युआन से स्पिरिट माउथड पेनी प्राप्त की और स्पिरिट क्यूई को रिलीज करने के लिए इसे ट्रिगर किया तो उसके चेहरे पर जो झटका लगा वह इतना बड़ा था कि इसे आखिरी बार सामने आए कई दशक हो गए थे। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसके वर्तमान आचरण ने तुरंत कोल्ड मून और मिस्टिक मून का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने चंद्रमा महारानी के चेहरे पर भाव देखे तो उन्होंने लिन युआन को ऐसे देखा जैसे वे उसे पहली बार देख रहे हों। कोल्ड मून और मिस्टिक मून मून एम्प्रेस की अभिव्यक्ति से बता सकते हैं कि क्यूई लिन युआन द्वारा उत्पादित आत्मा वास्तव में सम्राट मेलोडियस स्पिरिट जेडाइट से बेहतर थी। उसके सदमे से गुजरने के बाद चंद्रमा महारानी के भीतर एक अजीब भावना पैदा हुई। जब उसने एक शिष्य को स्वीकार करने का फैसला किया था तो उसने एक शर्त रखी थी। लिन युआन तुरंत क्लास 2 क्रिएशन मास्टर बनने की शर्त को पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। बाद में जैसे जैसे उसे उसकी पृष्ठभूमि और चरित्र के बारे में पता चला वह उसे अपने शिष्य के रूप में मानने लगी। उन्हें लिन युआन की यह बात याद आई कि एक गुरु और शिष्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भावनाएं हैं। इसने चंद्रमा की महारानी को द्रवित कर दिया और उसे अपने स्वामी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे उनकी बातचीत जारी रही मून एम्प्रेस और लिन युआन का रिश्ता और गहरा होता गया। खून का रिश्ता न होने के बावजूद कौशल का यह आदान प्रदान उन्हें करीब ले आया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मून महारानी एक अच्छी मास्टर बनना चाहती थी और लिन युआन के लिए सभी बेहतरीन चीज़ें प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह आनंदमय जीवन जिए। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शिष्य इतनी बड़ी क्षमता से उसकी मदद करेगा। मून एम्प्रेस ने हाल ही में उस स्तर को तोड़ दिया था और इस प्रक्रिया में लगभग उसकी जान चली गई थी। अब उसमें एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस शुद्ध आत्मा क्यूई के साथ उसने तुरंत आशा देखी कि वह कदम आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा जोखिम के सामने उसे वह कदम उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि उसे यह कदम उठाने के लिए स्पिरिट माउथ पेनी के अंदर की तुलना में अधिक स्पिरिट क्यूई की आवश्यकता होगी। वह कई ऐसे संक्रमणों से ग्रस्त हो गई थी जिनकी शुद्ध आत्मा क्यूई के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया थी। भले ही उसने उस कदम को उठाने के लिए स्पिरिट क्यूई का उपयोग नहीं किया हो फिर भी वह अपने फीस के आनुवंशिक मॉडल को विकसित करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्पिरिट क्यूई का उपयोग कर सकती है। चंद्र महारानी को लगा कि उनकी शक्ति कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगी। एक छोटा खरगोश मेज पर चढ़ गया और धीरे से स्पिरिट माउथड पेनी फूल की कलियों को सूंघने लगा। एन के रूप में छोटा खरगोश अब लिन युआन को उतनी उदासी से नहीं देखता था जितना पहले देखता था। जिक्सी अब उतनी परेशान करने वाली लड़की नहीं रही। इसने एक नया पत्ता पलट दिया था। लिन युआन को नहीं पता था कि यह छोटा खरगोश अब उसके प्रति स्नेह महसूस करता है। जिक्सी को फूलों की कलियां सूंघते देखकर चंद्रमा की महारानी को एक सिहरन महसूस हुई। वह जिक्सी से पहले उस स्तर को पार कर चुकी थी फिर भी जिक्सी अभी भी अटकी हुई थी। अब चूंकि उसके पास शुद्ध आत्मा क्यूई थी जिक्सी मुक्त हो सकती थी और आगे बढ़ सकती थी। हालांकि जिक्सी के लिए उस स्तर को सुरक्षित रूप से तोड़ने के लिए 5 फूलों की कलियों में पर्याप्त स्पिरिट क्यूई नहीं थी। 5 फूलों की कलियों में शुद्ध आत्मा क्यूई की मात्रा कम नहीं थी। प्रत्येक फूल की कली में शुद्ध स्पिरिट क्यूई की मात्रा सम्राट मेलोडियस स्पिरिट जेडाइट में स्पिरिट क्यूई की मात्रा के बराबर थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी चंद्रमा महारानी अपने शिष्य से शुद्ध आत्मा क्यूई मांगने का साहस नहीं कर सकी। उस समय लिन युआन ने कहा, मास्टर, ये पहली स्पिरिट माउथ पेनी है। मैं तुम्हें भविष्य में शुद्ध स्पिरिट क्यूई के साथ और अधिक स्पिरिट माउथ चपरासी दूंगा। मैं शेष 9 स्पिरिट माउथड पेनी फूलों की छंटाई करूंगा और आपको हर हफ्ते 5 फूलों की कलियों के साथ 20 स्पिरिट माउथड पेनी प्रदान करूंगा। आप अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर सकते हैं। मून एम्प्रेस एक बार फिर आश्चर्यचकित दिखी और उसे लगा कि वह पिछले दशक की तुलना में पिछले घंटे में अधिक सदमे में थी। इसका मतलब था कि उसे हर हफ्ते 100 स्पिरिट माउथड पेनी फूलों की कलियां मिलेंगी। जब वह शुद्ध आत्मा क्यूई का उपयोग करती थी तो उसे बचत करने की आवश्यकता नहीं होती। अगले कुछ महीनों में शुद्ध आत्मा क्यूई उसे बड़ा कदम आगे बढ़ाने और जिक्सी और उसके बाकी साथियों को बदलने में मदद करेगी। मून एम्प्रेस को लगा कि लिन युआन ने उन्हें एक मौका दिया है जिससे वह अगले 30 वर्षों तक कड़ी मेहनत कर सकेंगी। अपने शिष्य द्वारा संसाधन दिए जाने की यह भावना बेहद अजीब लेकिन दुखद थी। चंद्रमा महारानी को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो वह आश्रित पक्ष बन गई हो। यहाँ तक कि चंद्रमा की महारानी भी नहीं जानती थी कि उन भावनाओं को कैसे दबाया जाए जो वह पहली बार अनुभव कर रही थी। वह ये भी जानती थी कि लिन युआन ने उसे अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने के लिए क्यों कहा था।
वह निश्चित रूप से एकमात्र व्यक्ति नहीं थी जिसे शुद्ध आत्मा क्यूई की आवश्यकता थी। मून एम्प्रेस शुद्ध आत्मा क्यूई गढ़ सकती थी क्योंकि वह कक्षा 5 की क्रिएशन मास्टर थी। जो नहीं थे वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह केवल कल्पना कर सकती थी कि अन्य लोगों को शुद्ध आत्मा क्यूई की कितनी सख्त आवश्यकता थी। लिन युआन ने उसे जो शुद्ध आत्मा क्यूई दी उसका बहुत रणनीतिक महत्व था। लिन युआन ने पोस्ट स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग का एक डिब्बा चंद्रमा महारानी को सौंपा और कहा, मास्टर, पराग का दूसरा बैच तैयार है। मेरा अनुमान है कि वान फुक्सियांग की बुरी किस्मत को पूरी तरह से दूर करने के लिए 4 या 5 और बक्से पर्याप्त होंगे। चंद्रमा महारानी ने सिर हिलाया। जब से वह पॉजिट स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स को वान फुक्सियांग के पास लेकर आई थी, बांस सम्राट ने उसे अपना रक्षक माना था। पॉजिट स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग के एक बैच ने पहले ही उसे बांस सम्राट से एक बड़ा अनुग्रह प्राप्त करने की अनुमति दे दी थी। बैम्बू मोनाक उसे गोल्डन थार्च बैम्बू देने को भी तैयार था। यदि उसने पॉजिट स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग के अधिक बक्से बैंगनी बांस वन में भेजे तो बांस सम्राट पर उसका कर्ज हो जाएगा जिसे वह कभी नहीं चुका पाएगा। राजघराने के किसी सदस्य के लिए, विशेष रूप से कक्षा 5 के क्रिएशन मास्टर के लिए, किसी का एहसान मानना दुर्लभ था। रॉयल्टी के सदस्य और कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर के रूप में मून महारानी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थीं। अध्याय 1093 अदृश्य दानव। जल्द ही चंद्रमा महारानी अपने सदमे से उबर गईं। एक पल के लिए सोचने के बाद उसे पता चला कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लिन युआन कक्षा 5 का क्रिएशन मास्टर बन गया था, वह ऐसी शुद्ध आत्मा क्यूई का उत्पादन करने में सक्षम था। कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर बनने के लिए किसी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता था और यह किसी भी तरह से आसान उपलब्धि नहीं थी। उसे एक पवित्र स्रोत, जीवन रूप या किसी अन्य कारण से ऐसी शुद्ध आत्मा क्यूई उत्पन्न करने में सक्षम होना था। चूंकि यह उसके शिष्य का गुप्त हथियार था, चंद्रमा महारानी ने शिकार नहीं किया। उसे लगा कि लिन युआन भविष्य में उसकी जगह लेने के लिए इस गुप्त हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस समय वह सेवानिवृत्त हो सकेंगी और अपने पूर्ववर्तियों की तरह अपने शेष दिन शांति से जी सकेंगी। जैसे ही मून महारानी ने लिन युआन को देखा, उसे एक बार फिर महसूस हुआ कि वह उसकी मास्टर बनने के लायक नहीं है। वह उसकी प्रगति को ध्यान से देख रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके अवलोकन में कमी थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसका शिष्य उसकी कल्पना से कहीं आगे बढ़ गया है। मून महारानी ने धीरे से लिन युआन का हाथ उठाया और उसे अपने प्रजनन कक्ष में ले गईं। उन्होंने उनकी सभा में जाने से पहले उनकी किसी भी चिंता का उत्तर देने के लिए उनके साथ एक प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया। जब वे प्रजनन कक्ष में पहुंचे तो चंद्रमा महारानी ने रसातल दुनिया के बारे में सोचा और लिन युआन से पूछा, शिष्य, क्या आपके पास रसातल दुनिया में उद्यम करने की कोई योजना है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन युआन ने उसे उस गुट के बारे में ईमानदारी से बताया जो उसने जोंगजी, गू लैंग, लिहुआन, लॉन्ग ताओ, सन निंगजियांग, गाओ फैंग और लियू के साथ शुरू किया था। जी। जब मून महारानी ने सुना कि यह लॉन्ग ताओ का विचार था जिसका लिन युआन समर्थन कर रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह नेटवर्किंग और नेतृत्व में कितने मजबूत थे। उन्होंने महसूस किया कि रेडियंस दूत बनने के लिए नेटवर्किंग और नेतृत्व कौशल आवश्यक थे। लिन युआन ने उनके मार्गदर्शन के बिना इन गुणों को अपनाया था। लियू जी, लिन युआन, जोंगजे, गू लैंग और गाओ फैंग सभी राजपरिवार के सदस्यों के शिष्य थे और रेडियंस दूत बनने की होड़ कर रहे थे। यहाँ तक कि लॉन्ग ताओ के रेडियंस नाइट बनने की भी संभावना थी। यदि ये लोग पहले से परिचित हो जाते और लाभ साझा करते तो संभावना थी कि वे परीक्षा के दौरान एक दूसरे की मदद करेंगे। चंद्रमा महारानी ने इसे एक अच्छी चीज के रूप में देखा। चूंकि लिन युआन का इरादा और योजनाएं रसातल दुनिया में उद्यम करने की थी, इसलिए मून महारानी ने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा। रसातल संसार में हर कोई रसातल संसार में उतरने के शुरुआती चरण में ही था। लिन युआन जब रसातल दुनिया में कदम रखेगा तो उसे अपने लिए कुछ रहस्यों का पता चल जाएगा और चंद्र महारानी को अब लिन युआन को कुछ भी सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये देखते हुए कि लिन युआन खतरनाक रसातल दुनिया में कदम रखने वाली थी, चंद्रमा महारानी ने अपना हाथ हिलाया और प्रजनन कक्ष की जमीन पर एक गहरे बैंगनी रंग का धातु का पिंजरा दिखाई दिया। एक छाया धातु के पिंजरे के अंदर घूम रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह छटपटा रही हो। हालांकि जैसे ही छाया ने चंद्रमा महारानी को देखा, पिंजरे के एक कोने में पीछे हटते ही वह कांपने लगी। जब लिन युआन को छाया की जीवंतता का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत इसकी जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। ये कक्षा शी कल्प 8वीं का आयामी जीवन रूप अदृश्य दानव है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलियन जानवर का नाम अदृश्य दानव, जीवन रूप अवस्था आयामी जीवन रूप। एलियन बीस्ट क्लास कक्षा शी कल्पा 13। प्राकृतिक कौशल। छिपी हुई छाया। हत्यारी छाया, किसी भी वस्तु को उसकी छाया के माध्यम से रोकें। छिपी हुई छाया अवस्था में अदृश्य दानव से केवल 2 स्तर ऊपर का लक्ष्य ही इसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएगा। यह अन्य लक्ष्यों की छाया पर भी हमला कर सकता है। लक्ष्य के पास मूर्त शरीर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक बार जब लक्ष्य की छाया पर हमला हो जाता है तो क्षति उसके शरीर पर दिखाई देगी।
लिन युआन ने तेजी से सांस ली क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पिंजरे के अंदर की चीज़ 11वीं कल्पा 8वीं कक्षा का राक्षसी होगी। कक्षा शी कल्पा 8 का आयामी जीवनरूप कक्षा 18 के बराबर था। हालांकि रैंकिंग की यह पद्धति अत्यधिक जटिल थी और आयामी जीवनरूपों और फीस की युद्ध शक्ति का परीक्षण करना सुविधाजनक नहीं था। क्रिएशन ब्रीड फीस कक्षा 11 के आयामी जीवन रूपों के बराबर थी। क्रिएशन ब्रीड के 8 कल्पों को भी आयामी जीवन रूपों के 8 कल्पों के समकक्ष स्थान दिया गया था। अदृश्य दानव एक सॉवरेन एक्स क्रिएशन 8वीं जितना ही शक्तिशाली था। इसके अतिरिक्त रसातल के राक्षस आयामी जीवन रूपों में सबसे मजबूत थे। ये संभावना थी कि अदृश्य दानव शिखर श्रेणी के फी से अधिक मजबूत था। लिन युआन ने जिस नशीले सांप ईगल का सामना किया था वह 11वीं कक्षा कल्पा प्रेरित था। हालांकि अदृश्य दानव सिर्फ एक सामान्य आयामी जीवन रूप था। हिडन शैडो किलर शैडो ने अदृश्य दानव को हत्यारा बनने में सक्षम बनाया क्योंकि वह लक्ष्य की छाया में छिपकर या तो उसकी रक्षा कर सकता था या गुप्त रूप से किसी दुश्मन का शिकार कर सकता था। चंद्रमा की महारानी ने अदृश्य दानव को देखा और कहा, अदृश्य दानव, मैंने मूल रूप से आपको स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने के लिए एक घटक के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें जीने का मौका दे रहा हूँ। मेरे शिष्य के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने के लिए अपनी आत्मा को कागज के रूप में और अपने विश्वास को स्याही के रूप में उपयोग करें। मैं तुम्हें तभी जीवित रहने दूंगा यदि तुम मेरे शिष्य के सेवक बन जाओगे। चंद्रमा महारानी की ठंडी आवाज़ सुनकर अदृश्य दानव कांप उठा। हालांकि लिन युआन को यह नहीं पता था कि चंद्रमा की महारानी ने अतीत में अदृश्य दानव के साथ क्या किया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि अदृश्य दानव भयभीत था। इससे लिन युआन थोड़ा भ्रमित हो गया क्योंकि रसातल के राक्षस आमतौर पर निडर होते थे। अध्याय 1094 चंद्रमा महारानी दूसरी बार कार्रवाई में। चंद्रमा की महारानी के प्रति अदृश्य दानव के गहरे भय के बावजूद उसमें से एक बुरी धारा उत्पन्न हुई। आमतौर पर जब लोग प्रेरित के विश्वासी बन जाते हैं तो वे आयामी जीवन रूपों को अपनी स्वतंत्रता खोने के रूप में देखेंगे। लेकिन एक आयामी जीवन शैली के लिए आस्तिक बनना एक ऐसा लक्ष्य था जिसके लिए वे अपना पूरा जीवन काम करने को तैयार थे। उनके लिए प्रेरित का पसंदीदा विश्वासी बनने में सक्षम होना एक अकल्पनीय सम्मान था। विश्वासियों और इष्ट विश्वासियों दोनों को अपने प्रेरित को आस्था की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता थी। यदि अदृश्य दानव ने लिन युआन के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेने के लिए अपनी आत्मा को कागज के रूप में और अपने विश्वास को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया तो वह अब एक प्रेरित का विश्वासी नहीं बन सकता था, एक पसंदीदा विश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार अदृश्य दानव इस पर आपत्ति करेगा चाहे वह कितना भी भयभीत क्यों ना हो। अदृश्य दानव से निकलने वाली बुरी धारा गहरे बैंगनी धातु के पिंजरे से बाहर निकल गई और लिन युआन को एक परिचित एहसास हुआ। यह मिस्टिक मून की आभा और उस आभा के समान था जो रेड थॉर्न ने अजीब पौधे के बीज को खाने के बाद जारी किया था। हालांकि अदृश्य दानव की आभा बहुत धुंधली थी, ये व्यवहारिक रूप से सिर्फ एक छड़ी थी। तुलना करने पर लिन युआन को यकीन हो गया कि यह क्रिएशन ब्रीड फे की आभा थी। उसने तेजी से सांस ली क्योंकि इसका मतलब था कि वेल महासागर वाणिज्य में क्रिएशन ब्रीड की शक्ति और उससे अधिक थी। जैसे ही लिन युआन अदृश्य दानव की आभा से दबाव महसूस कर रहा था, उसने एक उपहास सुना और सारा दबाव तुरंत हट गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अदृश्य दानव पीड़ा से चिल्लाया और पिंजरे में छाया गायब हो गई। अंततः लिन युआन ने कक्षा शी कल्पा 8 के अदृश्य दानव की वास्तविक उपस्थिति देखी। वह 2 पैरों पर खड़ा था और केवल 1 मीटर लंबा था। उसका शरीर पतला था और उसकी त्वचा भूरी बैंगनी रंग की थी। इसके दोनों हाथों में लंबे काले बैंगनी नाखून निकले हुए थे। जैसे ही लिन युआन ने नाखूनों की तीक्ष्णता को देखा, उसे लगा कि यह आसानी से रेडियम को अलग करने में सक्षम होगा। अदृश्य दानव से निकलने वाली बुरी धारा गायब हो गई थी और वह बेहद कमजोर लग रही थी। उसके सातों छिद्रों से बैंगनी काला रक्त बह रहा था। जाहिर है, ये गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये दूसरी बार था जब लिन युआन ने मून एम्प्रेस को एक्शन में देखा था। पहली बार रॉयल कैपिटल के बाहरी इलाके में जब वे चेंग वू का सामना कर रहे थे। उस समय उसने केवल सम्राट वर्ग की शक्ति का उपयोग किया था। हालांकि उस समय लिन युआन को सम्राट वर्ग की शक्ति अविश्वसनीय लग रही थी। अब सम्राट वर्ग की शक्ति उसे कुछ खास नहीं लगती थी। यहाँ तक कि पवित्र तलवार के रूप का तलवार कौशल भी सम्राट वर्ग की शक्ति को रोकने में सक्षम होगा। जैसे जैसे लिन युआन बढ़ता गया, जीनियस को और अधिक ज्ञान प्राप्त होता गया। लिन युआन को हिडन मून पवेलियन की जानकारी से पता चला था कि रॉयल्टी के सदस्यों ने 1 दशक पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि जब वे एक ही क्षेत्र के लोगों का सामना कर रहे थे तो वे सम्राट वर्ग से ऊपर की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि मून महारानी ने उस समय केवल सम्राट वर्ग की शक्ति का उपयोग किया था। अब जब वह चंद्रमा की महारानी को दूसरी बार काम करते हुए देख रहा था तो वह आश्चर्यचकित नहीं हो सका क्योंकि एक उपहास शिखर श्रेणी की शक्ति के साथ अदृश्य दानव को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। लिन युआन थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसका स्वामी शक्तिशाली था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह उसकी कल्पना से इतना अधिक हो जाएगा। लिन युआन ने आश्चर्य से आह भरी।
मेरा स्वामी बहुत शक्तिशाली है। चंद्रमा महारानी ने अदृश्य दानव को जानलेवा दृष्टि से देखा और उपहास किया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन चूंकि आप सही निर्णय लेने के लिए बहुत मूर्ख हैं, इसलिए मैं। इससे पहले कि चंद्रमा की महारानी अपनी बात समाप्त कर पाती, अदृश्य दानव अपना सिर झुकाकर घुटनों के बल गिर गया। लिन युआन ने तुरंत महसूस किया कि अदृश्य दानव से विश्वास की शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे लग रहा था कि जैसे ही वह अदृश्य दानव की विश्वास शक्ति को स्वीकार कर लेगा, उसके जीवन पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाएगा। वह अदृश्य दानव की आत्मा को कुचलने के लिए उसकी विश्वास शक्ति का उपयोग कर सकता है। एक पल झिझकने के बाद लिन युआन ने अदृश्य दानव की वफादारी स्वीकार कर ली। जिस क्षण उसने इसे स्वीकार किया, अदृश्य दानव की विश्वास शक्ति उसकी आत्मा में मंदिर में संग्रहित हो गई। लिन युआन अदृश्य दानव की आस्था शक्ति प्रदान करने में झिझक को महसूस कर सकता था और उसकी आंखें लगातार चमकती रहीं। जब अदृश्य दानव ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो उसे एहसास हो गया कि उसकी आस्था शक्ति को लिन युआन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। रसातल दुनिया में केवल प्रेरित ही आस्था की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। यह मानव विश्वास शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकता है? क्या वह एक प्रेरित हो सकता है? न तो लिन युआन और न ही मून महारानी को पता था कि अदृश्य दानव क्या सोच रहा था। चंद्रमा की महारानी ने कहा, छोटी युआन, जाओ और धातु का पिंजरा खोलो। आपके पास अदृश्य दानव के साथ सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर होगा। जब वह बोल रही थी तो उसके मन में रक्तबीज की माता का ख्याल आया। उसने रक्तबीज की मां को उसकी पृष्ठभूमि और वंशावली के कारण लिन युआन के पथ रक्षक के रूप में चुना था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतनी तेजी से बढ़ेगा। रक्तपात की माता उसकी खगोलीय वृद्धि के कारण उसके पथ रक्षक के रूप में बेकार हो गई थी। ब्लडबाथ की मां के पास केवल सम्राट वर्ग की शक्ति थी और लिन युआन की रक्षा के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए चंद्रमा महारानी ने लिन युआन को दुर्लभ अदृश्य दानव देने का फैसला किया। लिन युआन ऊपर चला गया और पिंजरे का दरवाजा खोला। जल्द ही अदृश्य दानव छाया की एक गेंद में बदल गया और अपनी ही छाया में विलीन हो गया। हैरानी की बात यह है कि लिन युआन को अदृश्य दानव की उपस्थिति का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो सका। अचानक लिन युआन को स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग करने का विचार आया, जिसे पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने अदृश्य दानव को साफ करने और उसे एक प्रेरित के रूप में पोषित करने के लिए कानून स्रोत क्रिस्टल से निकाला था। हालांकि वह अदृश्य दानव के स्रोत प्रकार की सफाई के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करने के लिए राइजिंग लिजर्ड और वेंडी के स्रोत प्रकार की सफाई के लिए आवश्यक स्रोत प्रकार की शक्ति की मात्रा की गणना करने की समान विधि का उपयोग नहीं कर सका। अध्याय 1095 अमर नौ फौज। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के साथ संवाद करने के बाद ही लिन युआन को पता चला कि कक्षा 9 और उससे नीचे के आयामी जीवन रूपों को स्रोत प्रकार की सफाई के लिए स्रोत प्रकार की शक्ति की 100 अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता होती है, जबकि कक्षा 10 और उससे ऊपर के आयामी जीवन रूपों के अंदर विश्व क्रिस्टल होते हैं। प्रत्येक उच्च वर्ग के लिए शरीर को स्रोत प्रकार की शक्ति की 1000 अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये था कि लिन युआन को अदृश्य दानव की स्रोत प्रकार की सफाई के लिए 9900 यूनिट स्रोत प्रकार की शक्ति की आवश्यकता थी, जो कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी द्वारा 9900 कानून स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित करने के बराबर थी। लिन युआन का दिल ऊंचे खर्च से दुखी हुआ। स्रोत प्रकार की शक्ति की 9900 इकाइयां उसे दूसरी तलवार कौशल हासिल करने की अनुमति दे सकती हैं। लिन युआन ने इसके मूल्य का आकलन करने के लिए रात में अदृश्य दानव के साथ उचित बातचीत करने का फैसला किया। उसने उस आभा के बारे में सोचा जो रहस्यवादी चंद्रमा, अदृश्य दानव, अजीब पौधे और क्रिएशन ब्रीड के ऊपर अन्य अमर जीवन रूपों से निकलती है, जिसका उल्लेख एंडलेस समर ने किया था। लिन युआन ने पूछा, मास्टर, क्या सृजन नस्ल के ऊपर की शक्ति अमर नस्ल है? चंद्रमा महारानी ने सिर हिलाया। वह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं थी कि लिन युआन को अमर नस्ल के बारे में पता था, क्योंकि उसने मिस्टिक मून से सुना था कि लिन युआन के पास एक पौधा प्रकार का फे था जो विश्व निर्माण के परीक्षण को पारित कर चुका था और क्रिएशन नस्ल में विकसित हुआ था। क्रिएशन ब्रीड फे द्वारा बनाई गई दुनिया के 8 क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइन्स को मिलाने के बाद यह एक अद्वितीय पूर्ण कानून दुनिया का निर्माण करेगा। अमर बनने के लिए इसे अपने कानून की दुनिया के साथ जुड़ने और एक कदम आगे बढ़ने के लिए इमोर्टल 9 फौज से गुजरना होगा। लिन युआन को अब समझ आया कि अमर नस्ल क्या थी। चूंकि रेड थॉर्न ने अजीब पौधे के बीज को अवशोषित कर लिया था, लिन युआन के पास चंद्रमा महारानी को दिखाने और उससे इसके बारे में पूछने के लिए कोई ठोस वस्तु नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए लिन युआन ने इसके बजाय पूछा, मास्टर, क्या शीर्ष गुटों के पास अमर शक्ति है? मून एम्प्रेस ने भौहें उठाईं और एक पल के लिए चुप रहीं और फिर बोली, वर्तमान में शीर्ष गुटों के पास जो सबसे मजबूत शक्ति है वह कट्टर वर्ग है। लेकिन शीर्ष 3 शीर्ष गुटों के पास एक दशक पहले से ही शिखर श्रेणी के विशेषज्ञ थे। इस समय के दौरान उन शिखर श्रेणी के विशेषज्ञों के लिए अमर शक्ति प्राप्त करना असंभव नहीं है। सच कहूं तो मुझे यह अजीब नहीं लगेगा भले ही शीर्ष 10 शीर्ष गुट अचानक सामने आएं और घोषणा करें कि उनके पास अमर शक्ति है। लिन युआन ने सिर हिलाया।
इसका मतलब यह चौंकाने वाली बात नहीं थी कि वेल महासागर वाणिज्य से आए अजीब पौधे के बीज में अमर आभा थी। गुटों के बीच झगड़े हमेशा भयानक होते थे और दोनों पक्ष हर संभव प्रयास करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वैसे लिन युआन ने बीज का उल्लेख नहीं किया। मून एम्प्रेस के साथ 2 घंटे के सवाल जवाब सत्र के बाद लिन युआन को अपने पिछले अधिकांश सवालों के जवाब मिल गए और उसका क्षितिज भी व्यापक हो गया। मून महारानी उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए कुछ बयानों का उपयोग करने में सक्षम थी जिन्होंने लिन युआन को भ्रमित कर दिया था। चूंकि समय लगभग समाप्त हो चुका था, मून महारानी ने प्रश्न उत्तर सत्र रोक दिया और कहा, छोटी युआन, अब आपकी सभा का लगभग समय हो गया है। अपने दोस्तों को इंतजार न कराएं। इसके अलावा चूंकि आपके पास शुद्ध स्पिरिट क्यूई को गढ़ने की क्षमता है, तो संभवतः आपको गोल्डन थर्च बैम्बू की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तय कर सकते हैं कि गोल्डन थर्च बांस का उपयोग कैसे किया जाए। लिन युआन ने जल्दी से समय की जांच की और देखा कि सुबह के 11 बजे बज चुके थे। उसे जोंगजी और बाकी लोगों से मिलने में केवल आधा घंटा बचा था। उसने अपना सिर खुजाया क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि समय कितनी तेजी से फिसल गया। जहां तक गोल्डन थर्च बैम्बू की बात है, उसके पास इसके लिए पहले से ही एक योजना थी। उसने पहले महसूस किया था कि चूंकि गोल्डन थर्च बैम्बू उसके गुरु का उपहार था, इसलिए वह इसका उपयोग आसानी से नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब उसने सुना कि चंद्रमा की महारानी ने क्या कहा, तो उसे अब इस बात की चिंता नहीं थी कि गोल्डन थर्च बांस का उपयोग करते समय उसे कितना सतर्क रहना पड़ता था। जाने से पहले उन्होंने 7th पेज वॉर, टॉवर कैनन और डार्क फेडरेशन के बारे में जानकारी वाला डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स निकाला और इसे मून एम्प्रेस को दे दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मास्टर, यहाँ वह जानकारी है जो मैंने वेन यू के साथ एकत्र की थी। जब आपके पास समय हो तो इसे देख लें। लिन युआन ने मून महारानी को अलविदा कहा और लीनिंग मून माउंटेन छोड़ दिया। उन्होंने ईथर जेलीफिश के नोड ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया और कांस्य क्रेन लेन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। मून एम्प्रेस ने डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स के अंदर देखा कि क्या जानकारी थी। वह निश्चित रूप से लिन युआन की किसी भी बात को गंभीरता से लेगी। उसने कागजों के ढेर का एक हिस्सा निकाला और भौहें सिकोड़ लीं। वह जितनी देर तक जानकारी देखती रही, उसे उतना ही अधिक सदमा लगा। वह इस बात से हैरान नहीं थी कि 7वें पृष्ठ के युद्ध ने डार्क फेडरेशन पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वह इसके बारे में कुछ समय से जानती थी। क्लास 3 एबिस डायमेंशनल दरार में डार्क फेडरेशन के निशान पाए जाने के बाद शाही अदालत ने लोगों को जांच के लिए भेजा। उस दौरान शाही अदालत ने डार्क फेडरेशन के संबंध में जानकारी एकत्र की थी। हालांकि शाही अदालत द्वारा एकत्र की गई जानकारी के सेट और लिन युआन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के सेट बहुत अलग थे। शाही अदालत द्वारा एकत्र की गई जानकारी केवल डार्क कॉन्टिनेंट की स्थिति का सामान्य विवरण देती है। इसके विपरीत लिन युआन द्वारा प्रदान की गई जानकारी में 7 स्टेट्स ऑफ डार्कनेस के दृष्टिकोण से एक विस्तृत रिपोर्ट थी, जिसमें 7 स्टेट्स ऑफ डार्कनेस के कुछ मुख्य रहस्य शामिल थे। शाही दरबार की जानकारी में भी आंशिक रूप से ये रहस्य शामिल थे और दोनों विवरण पूरी तरह मेल खाते थे। इससे साबित हुआ कि जानकारी का ये सेट सत्य था। सबसे पहले, चंद्रमा महारानी ने लिन युआन की शुद्ध आत्मा क्यूई के कारण अपनी शक्ति विकसित करने के लिए खुद को बंद करने का इरादा किया था। लेकिन अब जब उसके पास अंधेरे की 7 अवस्थाओं के बारे में यह विस्तृत जानकारी थी, तो उसने महसूस किया कि जानकारी का विश्लेषण करने के लिए उसे एक शाही बैठक बुलाने की जरूरत है। चंद्रमा महारानी की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। पिछले कुछ महीनों में 3 शाही बैठकें हुई थीं और वे सभी लिन युआन से जुड़ी थीं।